everyone, let's start our today's Hindu editorial analysis in which we are going to discuss three topics: COP26, Financial Action Task Force and India's Central Asian outreach. So our first topic is COP26. So in COP26, in this editorial, it has been clearly mentioned that COP26 must focus sharply on reducing emissions till 2030 rather than on net zero 2050, which is too distant a goal. मतलब वो स्कूल में कहते थे ना कि बच्चों बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत दूर हैं, पहले प्री बोर्ड तो पास कर लो. तो सेम हाल यहीं पे है कि 2050 बहुत दूर है. पहले जो तुमने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2030 तक ये कर देंगे, पहले उन वादों को तो पूरा कर लो, बाद में 2050 की बात करना. ठीक है. सो COP26 ग्लासगो में होने वाली है. ग्लासगो की लोकेशन ये देखो, जो कि स्कॉटलैंड की मोस्ट पॉपुलर सिटी है और यूके की 4th मोस्ट पॉपुलर सिटी है एंड यूरोप की लार्जेस्ट सिटी है बाय पॉपुलेशन. 27th लार्जेस्ट सिटी है बाय पॉपुलेशन यूरोप की. यूके की 4th एंड स्कॉटलैंड में ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है ग्लासगो. दिस COP will be held from 31st October to 12th November and will be hosted by UK. UNFCCC, जिसकी COP ये है बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी UNFCCC की है. It is formed in 1994 and it worked towards stabilization of greenhouse gases in atmosphere. Okay? Then COP26 की goals. वही बात, सबसे पहले net zero by 2050. कि 2050 दूर है, पहले 2030 की बात कर लें. जो तुमने पेरिस एग्रीमेंट के दौरान कहा था, क्या कहा था? पेरिस एग्रीमेंट हुआ कब था? 2015 COP21. ठीक है, जिसमें जो मेंबर कंट्री थी अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ आई थी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस emissions below 2 degrees Celsius by 2030 from pre-industrial level. और अगर हो सके तो within range of 1.5 डिग्री. ठीक है, पहले 2 डिग्री हो जाए बहुत बड़ी बात है ना. तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो कि इनका गोल है. नेक्स्ट इज अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स. तो ये कैसे कर सकते हैं? कम्युनिटीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लाइव्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लाइवलीहुड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, वार्निंग सिस्टम्स. तो ये कुछ बातें हैं जिनके थ्रू वो लाइव और लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. थर्ड इज मोबिलाइज फाइनेंस. अब UNFCCC का जो मेन मोटो है ना वो है CBDR, कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए रेदर देन डेवलपिंग कंट्रीज, और उनको अपना टारगेट कम टाइम में फुलफिल करना चाहिए रेदर देन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी कहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज को हर साल 100 बिलियन USD डॉलर्स कंट्रीब्यूट करने चाहिए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम टू टैकल विद द क्लाइमेट चेंज. ओके. And the most important thing for COP26 is finalize the Paris rule book. वो हवा में तीर मत मारो, है ना वो कहावत ना, हवा में तीर मत मारो. पूरा एक सिस्टमैटिक वे में किस तरह से तुम अपनी पेरिस कमिटमेंट्स को फुलफिल करोगे, उसके लिए एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रह जाए कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं वो नहीं कर पाया. ठीक है. तो एक रूल बुक होगी, सबके लिए इक्वल रूल्स होने चाहिए. किस बेसिस पे? कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे. फाइन. अब देखते हैं कि
नेट जीरो मिराज इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो आईपीसीसी की आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक एमिशंस को रिड्यूस करना है तो हमें 2030 तक 45% लेस एमिशंस करनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू 2010 लेवल्स, ठीक है। वेयर एज यूएन एनडीसी जो रिपोर्ट आई उसने बिल्कुल उल्टा कहा। उसने कहा कि चाहे तुम अपने एनडीसीज को कितना मर्जी मॉडिफाई कर लो, जितना मर्जी अपडेट कर लो, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट 2030 तक 16.3% एमिशन ज्यादा ही होंगी एज कंपेयर टू 2010 लेवल्स। तो दोनों रिपोर्ट एकदम अपोजिट बात कर रही हैं, ठीक है। और ये भी मेंशन किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज अलोन कंट्रीब्यूट टू 75% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, सो दे शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स टू रिड्यूस दिस बर्डन। ओके, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट दे रहे हैं कि 2035 2040 तक तुम अपनी एमिशंस को रिड्यूस करो, तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज को उससे ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, और इतने फाइनेंसेस भी नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इंडिया ने क्या कहा, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एमिटर एंड कंट्रीब्यूट 7% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, बट इंडिया ने अपने एनडीसीज को अभी तक अपडेट नहीं किया है। इंडिया के एनडीसीज हैं क्या? फर्स्ट इंडिया का एनडीसी है कि मैं रिड्यूस करूंगा एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को टू 1/3, जो भी लेवल था प्री इंडस्ट्रियल लेवल उसका 1/3 मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा बाय 2030। दूसरा ये था कि मैं एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करूंगा ऑफ 2.3 to 3 बिलियन बाय 2030। और ये कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर के साथ। एंड थर्ड जो इन्होंने एनडीसी बताई थी वो थी कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 40% मैं फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्या था कि 1/3 एमिशंस को रिड्यूस करूंगा बाय 2030। दूसरा ये था कि मैं एडिशनल कार्बन सिंक जनरेट करूंगा ऑफ 2.5 to 3 बिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। एंड थर्ड कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी मैं जनरेट करूंगा उसका 40% मैं नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से जनरेट करूंगा, ओके। यूके ने कमिट किया है कि बाय 2030 एज कंपेयर टू 1990 लेवल जो कि क्वाइटो बेसलाइन है, आई विल रिड्यूस माई एमिशंस बाय 68%। ये यूके ने कहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि मैं 55% रिडक्शन करूंगा बाय 2030 फ्रॉम अगेन 1990 लेवल्स। वेस्ट यूएसए जो कि बहुत पीछे रह गया इस मामले में, उसने कहा है मैं 2005 के लेवल से 2030 तक 50 से 52% रिडक्शन करने की कोशिश करूंगा एंड 2050 तक 80% रिडक्शन करूंगा, ठीक है। तो इस मामले में यूएस पीछे रह गया यूरोपियन यूनियन एंड यूके से, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज FATF। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्यों न्यूज में है? सबसे पहले ये बात न्यूज में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में रखा गया था, इट कंटिन्यू टू बी इन ग्रे लिस्ट, इसीलिए ये न्यूज में आया है टॉपिक, ठीक है। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी बाय G7 कंट्रीज इन पेरिस, जिसका सेक्रेटरीट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 37 एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल थ्रेट्स दैट कैन all threats to integrity of international financial system. Sorry. Now FATF जो है दो लिस्ट निकालता है, एक ग्रे लिस्ट एंड एक ब्लैक लिस्ट।
जो ग्रे लिस्ट है, इट कंटेन कंट्रीज दैट सर्व एज सेफ हेवन टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. दिस कंट्रीज कैन बी इंक्लूडेड इन ब्लैक लिस्ट अगर ये कोऑपरेट ना करें FATF के साथ इन कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. वेयर ब्लैक लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, जो कि कोऑपरेट नहीं करती हैं टू कॉम्बैक्ट विथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. फिलहाल के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज इसके अंदर हैं, एक नॉर्थ कोरिया एंड दूसरी ईरान. ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान हमारा फर्स्ट टाइम 2012 में आया था ग्रे लिस्ट में, पर 2015 में जब पाकिस्तान ने अपना नेशनल एक्शन प्लान दिया तो ग्रे लिस्ट से उसको निकाल दिया गया था. नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान ने तब दिया था जब दिसंबर 2014 में आफ्टर पेशावर स्कूल मैसाकर 2015 में पाकिस्तान ने अपना नेशनल एक्शन प्लान लाया तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया. बट अगेन 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा. जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया तो FATF गेव 27 पॉइंट एक्शन प्लान. Out of this 27, Pakistan has fulfilled 26 points. But still, 1 point is left, so that's why it continued to be in FATF grey list under increased monitoring. And also FATF assigned 34 tasks in 2 batches. Out of this 34 tasks, 30 tasks has been fulfilled by Pakistan. Other than Pakistan, Turkey is also in grey list and Mauritius, which was earlier in grey list, उसको वहां से remove कर दिया गया है. ठीक. Now let's come to our next topic. India's Central Asian outreach. ये टॉपिक बेसिकली इसलिए न्यूज में है, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है उसके साथ इंडिया तो क्या और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं दे आल्सो आर इन वरी. ठीक है, क्यों वरी में है? क्योंकि ऑब्वियसली वो जो लोकेशन है वो सबके लिए एक मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए. दैट्स व्हाई दे आर इन वरी. ओके, तो उनको लगता है कि वहां पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज उनकी कंट्रीज को भी हार्म कर सकती हैं. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज. सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स. आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर was in this region in the starting of this month. First he went Kyrgyzstan and he extended a credit line of $200 million for the support of development projects and signed a memorandum of understanding on high impact community development projects. Next, he went to Kazakhstan's capital Nur Sultan, where he attended a 6th Foreign Ministers Conference on Interaction and Confidence Building Measures, where he discussed and targeted China's Belt and Road Initiative. He said कि रोड इनिशिएटिव एक अच्छा काम है अगर उसको ब्रॉड वे में देखा जाए, बट अगर उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए देखा जाए तो वो चीज गलत है. ठीक है. He also talked about Pakistan who support towards cross-border terrorism. So in this meet he majorly targeted 2 things. First is China's Belt and Road Initiative and second is Pakistan's support towards cross-border terrorism. And Mr. Jaishankar became the first Indian External Affairs Minister to visit Armenia, where he agreed to enhance trade and cultural exchanges to boost their bilateral relations. And during this visit, he also supported efforts for peaceful solution of
नगोर्नो काराबैक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। नगोर्नो काराबैक एक मतलब कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है जो कि बेसिकली अजरबैजान में आता है, बट वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो आर्मेनिया की है। तो वो एक रीजन है जो कि प्री सोवियत एरा से भी कॉन्फ्लिक्ट में है, जो फिर से बाहर निकलकर सामने आ चुकी है। ओके, और जो तालिबान का जो भी रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेसेस है ना वो सामने आ चुकी हैं। ठीक है, कि जिस तरह से वो टेररिज्म, क्योंकि एससीओ बेसिकली डील करता है ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, टेररिज्म के साथ, पॉवर्टी के साथ, तो वो इसके साथ डील नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। ठीक है, जिस तरह से उसको डील करना चाहिए था, उससे उसकी वीकनेस जो है वो सामने पता चल चुकी है। अब सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ था, मतलब तो उसके बाद जो इंडिया ने कोशिश की थी कि हम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना उसके साथ एक अपने अच्छे रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस ना बना के रखेंगे। ठीक है, तो उस तब से ही इंडिया ट्राई कर रही है कि मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करूंगा। ठीक है, इंडिया ने उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की थी टू एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, and New Delhi signed the strategic partnership agreements with Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan to stimulate defense cooperation and to deepen their trade relations. अब इसके लिए ना 2012 में न्यू दिल्ली कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो थी वो लाई गई थी, जिसमें उनका मेन काम ये था कि अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड कल्चर कनेक्शंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, बट इसके लिए ना एक ही रुकावट है। वो रुकावट कौन है? हमारी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपनी टेरिटरी से इंडिया का पैसेज को ना ब्लॉक करती है। ठीक है, और इसका एडवांटेज उठाती है चाइना। ठीक है, और चाइना इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर क्या कर रही है, अपना जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है ना उसको बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। ओके, अब दिल्ली सेंट्रल एशियन पॉलिसी के जो मेन जो मतलब पिलर्स हैं वो है कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एंड कम्युनिटी। ओके, 2015 में इंडिया ने एमओयू साइन किया था ईरान के साथ। ठीक है, क्यों साइन किया था? टू डेवलप शाबर पोर्ट। ठीक है, टू डेवलप शाबर पोर्ट इन बलूचिस्तान प्रोविंस। ओके, और ये जो पोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से आप चाइना को कंट्रोल कर सकते हो, जो भी उसके एम्बिशंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो अच्छे से, और ज्यादा मतलब कि डेवलप कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। ओके, एंड इन 2018 इंडिया ने आशगाबट एग्रीमेंट को भी साइन किया था। ठीक है, इसको भी ज्वाइन किया था। अब ये आशगाबट एग्रीमेंट जो है ये एक तरह से इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है। ठीक है, बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। इस रीजन से क्या होगा कि कनेक्टिविटी जो भी है यूरेशियन रीजन में वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी इस रीजन में हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द Indian Central Asian outreach. And whereas if we talk about GS paper, तो first जो हमने डिस्कस किया था COP 26, ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने GS पेपर 3rd के बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन से। बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन वाले रीजन से। ओके, जो कि दूसरा पेपर था, हमने जो दूसरी चीज डिस्कस की थी FATF, ये अगेन आपके GS पेपर 3rd में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है,
and third one is also अंडर जीएस पेपर 3। तो तीनों के तीनों टॉपिक जो है हमारे आज के जीएस पेपर 3 के अंदर आते हैं। थर्ड वाला है बायलेटरल रिलेशंस के अंदर, आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो आज के टॉपिक से कुछ MCQs हैं जो कि you have to attempt and I will give the answers of this MCQs tomorrow. So for today, thank you. Do subscribe our channel for daily Hindu editorial analysis. Thank you.